नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऋचा ने कहा, मुख्यमंत्री को हुआ जोगेरिया। आवारा कुत्तों से जख्मी मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। रोजाना 70 से अधिक मरीज पहुंच रहे सिम्स। ठंड ने असर दिखाना किया शुरू। रेलवे क्षेत्र में जलने लगा अलाव। और कानन में जल्दी शुरू किया जाएगा बटरफ्लाई पार्क। 500 से अधिक प्रजातियों के फूल हो रहे तैयार। आइए दर्शकों, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा रूपाली साधु उर्फ ऋचा जोगी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने थाने में पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस घटना से एक बार फिर से राजनीतिक हलके में हलचल शुरू हो गई है। मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में गुरुवार को सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मरवाही उपचुनाव के दौरान ऋचा जोगी की जाति का मामला गरमाया था। उपचुनाव से ठीक पहले उच्च स्तरीय जाति जांच समिति ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बता दिया था, जिसकी वजह से मरवाही चुनाव में ऋचा बाहर हो गई थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी मरवाही से विधायक थे। उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी, जहां उपचुनाव के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से ऋचा जोगी चुनाव लड़ने जा रही थी, मगर ठीक इसी समय उनकी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दे दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने इसी को आधार बनाकर मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के लिए अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, मगर अचानक से इस मामले में पुलिस की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाना और उसके उपयोग में लाने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण आज ही दर्ज किया गया है। उसमें छानबीन समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और अन्य जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाने में एफआईआर होने के बाद ऋचा जोगी ने सोशल मीडिया में अपना एक संदेश डाला है, जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल पर आरोप मढ़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की तरह वर्तमान मुख्यमंत्री को भी जोगेरिया हो गया है। आज मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उससे एक बार फिर साबित होता है कि सरकार जोगेरिया से ग्रसित है और हमारी जोगी जन अधिकार पद यात्रा स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुआ है, उससे ये साबित होता है कि सरकार बहुत डर गई है और मुझे इस पदयात्रा में अकलतरा विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है और मुझे इस पदयात्रा से रोकने के लिए, दूर रखने के लिए सरकार ये नए नए हथकंडे अपना रही है। पहले मेरे बाबूजी को टारगेट किया जाता था, फिर मेरे पति को टारगेट किया जाता है और आज मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ और ये उनकी ग्रसित मानसिकता को प्रमाणित करता है। बीते एक सप्ताह से अमित जोगी एक बार फिर से सक्रिय हुए थे। उन्होंने भानु प्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही थी। इस थोड़ी सी हलचल ने एक बार फिर से उन्हें कोर्ट कचहरी की ओर ढकेल दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर ऋचा और अमित जोगी सहित उनकी मां रेणु जोगी का अगला कदम क्या होता है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने गुरुवार को रेंज के अंतर्गत जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित आरपीएफ और जीआरपी की बैठक ली। बिलासपुर रेंज के तहत रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था, अपराधियों की धरपकड़ की कार्यवाही के लिए आरपीएफ, शासकीय रेलवे पुलिस और जिला पुलिस बल के अधिकारियों की त्रैमासिक समन्वय बैठक ली गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, रेल और रेंज के जिलों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा की। जिला बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था, घटित अपराधों की रोकथाम के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। रेलवे स्टेशन में यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रीपेड बूथ के संचालन को लेकर सुझाया गया कि प्रीपेड बूथ में ऑटो जनरेटेड नंबरिंग सिस्टम लगाया जाए, जिससे नंबर के अनुसार ऑटो रिक्शा यात्रियों को सुलभ हो सके और अनावश्यक ऑटो रिक्शा के कारण यातायात बाधित न हो। रेंज के जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे स्टेशनों में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने पर बल दिया गया।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा, पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय अग्रवाल, एसपी कोरबा संतोष कुमार सिंह, जीपीएम के पुलिस अधीक्षक उदय किरण, पुलिस कप्तान शक्ति एमआर आहिरे, पुलिस अधीक्षक रेल धर्मेंद्र सिंह छवई और मंडल सुरक्षा आयुक्त बिलासपुर दिनेश सिंह तोमर सहित रेंज कार्यालय बिलासपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपमाला कश्यप उपस्थित रहे। रेंज स्तरीय रेलवे सुरक्षा से संबंधित जो बैठक है, हमारे रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक रायगढ़, जांजगीर, शक्ति, कोरबा, बिलासपुर और पेंडा रोड के एसपी और जो आरपीएफ के जो सुरक्षा अधिकारी उनके साथ बैठक करके और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आरपीएफ के बीच जो कोऑर्डिनेशन के जो पॉइंट है उसको डिस्कस किए और रेलवे से पुलिस को किस तरह की जो अपेक्षाएं हैं, बहुत जगह जो उनके लगाने को या दूसरे इश्यूज हो उसके बारे में चर्चा किया और उसके साथ ही जो रेलवे की तरफ से भी जो रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से जो इश्यूज है उसको भी चर्चा किया। और इस मीटिंग का जो मकसद है कि दोनों के बीच एक समन्वय बना करके एक व्यवस्था बनाए रखना और ये हमारी त्रिमासिक बैठक होती है जो कि हर 3 महीने में आयोजित की जाती है। इधर 2 महीने हो गए स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पदस्थ संविदा शिक्षकों को तनख्वाह दिया गया, जबकि प्रतिनियुक्ति वाले शिक्षकों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। जानकारी लेने पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रभारी रामेश्वर जायसवाल ने बताया, फंड रिलीज नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। अब जबकि पर्याप्त राशि मिल गई है तो रुका हुआ वेतन अगले 3 दिनों में शिक्षकों को दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं, इसमें प्रतिनियुक्ति एवं संविदा से पदों की पूर्ति की गई है और इसके लिए पृथक पृथक संविदा और प्रतिनियुक्ति मद में राज्य शासन के द्वारा अनुदान आवंटन जारी किया जाता है। प्रतिनियुक्ति में हमारा जो वेतन था, अगस्त भुगतान सितंबर पूरा हो चुका था। अगस्त के बाद शासन से आवंटन प्राप्त नहीं हो पाने के कारण विगत 2 माह से हमारे प्रतिनियुक्ति के शिक्षक एवं कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही शासन के द्वारा स्वामी आत्मानंद के हेड में राशि जारी कर दी गई है और आगामी 2 से 3 दिनों में सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाएगा। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को सिकल सेल के कार्य में रुचि और रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किए जाने को लेकर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले को सीएमएचओ ने भी गंभीरता से लिया और उन्होंने भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता यूं तो कार्यालयीन काम और मरीजों के इलाज को लेकर काफी व्यस्त रहने की बात कहते हैं, लेकिन इस व्यस्तता में वे स्वास्थ्य सेवाएं संचालक और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सिकल सेल का कार्य भी भूल गए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल 7 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में सिकल सेल प्रबंधन इकाई की शुरुआत की गई थी, लेकिन बिलासपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन इसे लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने ना तो मरीजों की ऑनलाइन एंट्री की और ना ही राज्य सरकार के बने व्हाट्सएप ग्रुप में संचालक को कोई जवाब दिया। रायपुर से भेजे गए लेटर में साफ कहा गया है कि सीजी हेल्थ डिस्ट्रिक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे द्वारा आपको दूरभाष पर कॉल करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु आपके द्वारा मुझसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार का जवाब दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि आप इतने महत्वपूर्ण ग्रुप के निर्देशों को ना तो पालन करते हैं और ना ही कार्य करने में रुचि रखते हैं। आपका ये कृत्य आपके कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इस हेतु क्यों न इस संबंध में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने भी जवाब मांगने की बात कही है। सिकल सेल जांच का प्रबंधन इकाई का जिला अस्पताल में उद्घाटन किया गया था। उसमें सभी लोगों को पूर्णतः जांच निःशुल्क दवाई देने का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है पूरे प्रदेश में।
इस संबंध में उन्होंने एंट्री नहीं की है ऑनलाइन और इसके लिए उनको नोटिस भेजा गया है। लेकिन उनको निर्देशित करेंगे, अपने ऑफिस से आज ही कर देते हैं कि आप इस बारे में त्वरित कदम उठाएं कर। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने इस मामले में क्या जवाब दिया है, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, मगर इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर राज्य शासन के अधिकारी गंभीर हैं। ऐसे में किसी तरह की लापरवाही या अनदेखी करने पर कभी भी गाज गिर सकती है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सिम्स में हर साल लाखों रुपए का कबाड़ बेचा जाता है, लेकिन कमीशन के चक्कर में कबाड़ बेचने के लिए उपयोगी सामानों को भी कबाड़ वाले को देने का खेल चल रहा है। इस तरह ऐसे 100 से ज्यादा बेड कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया गया है। सिम्स में हर साल कबाड़ नीलाम होता है। प्रक्रिया के तहत इसकी नीलामी का इश्तिहार भी निकालना होता है और बोली में जिसका सबसे ज्यादा भाव रहता है उसे कबाड़ बेचना रहता है। लेकिन सिम्स में इन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया जाता है और कबाड़ निकल जाता है और कब बिक जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में हर साल वित्तीय वर्ष के अंत मार्च माह में यह कबाड़ बेच दिया जाता है। अभी से लाखों रुपए का कबाड़ तैयार हो चुका है। इसमें इस बात की भी गुंजाइश रहती है कि अच्छे सामानों को भी कबाड़ बनाकर बेच दिया जाता है। हालांकि इस मामले में सिम्स अधीक्षक ने कहा कि सभी कबाड़ को ऑनलाइन टेंडर के तहत नीलाम किया जाता है। अभी जो वार्ड रिनोवेशन के बाद में जो कबाड़ निकला है उसका अभी अंडर प्रोसेस है, गवर्नमेंट प्रक्रिया के तहत है ना, उसका कंडेमनेशन होना है, प्रोसेस चालू है, 10-15 दिन में हो जाएगा पूरा। नीलामी नहीं, ऑनलाइन टेंडर होता है ना, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसमें ऑनलाइन नीलामी होती है। कबाड़ के माध्यम से संबंधित अधिकारी व अन्य कमीशन के रूप में मोटी कमाई करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। लगातार यहां से कबाड़ निकाला जा रहा है। मालूम हो कि पिछले साल भी बिना प्रक्रिया पूरी किए लाखों का कबाड़ महज 17,000 रुपए में बेच दिया गया था, जिसमें कमीशन खोरी की बात सामने आई थी। लेकिन समय के साथ इस बात को भी दबा लिया गया था। इस बार भी कबाड़ बेचने के नाम पर जमकर कमीशन का खेल चलने की आशंका है। इसी वजह से जो सामान काम आ सकते हैं उन्हें भी कबाड़ बनाने छोड़ दिया गया है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। नगर निगम चाहे लाख दावे कर ले, मगर शहर में आवारा कुत्तों की संख्या और इससे चोटिल होने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सिम्स में हर महीने करीब 1200 से 1500 मरीज रैबिज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। सिम्स में रोजाना 60 से 70 लोग कुत्तों के आतंक का शिकार होकर पहुंच रहे हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। गौरतलब है कि कुत्तों के काटने से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो थाने तक भी जा पहुंची हैं। नगर निगम ने आवारा कुत्तों के नसबंदी और उन्हें शहर से दूर छोड़ने का मुहिम छेड़ा था, मगर समय के साथ साथ निगम की ये कार्रवाई भी बंद हो गई। अब स्थिति ये है कि सिम्स में रोजाना 60 से 70 मरीज रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। महीने में 1200 से 1500 तक आंकड़ा चला जाता है, जिसमें सबसे अधिक सरकंडा और चाटेदी क्षेत्र के मरीज होते हैं। हमारे पास डेली 60 से 65 वैक्सीन लग जाती है डेली। पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाता है और मरीज़ों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है यहाँ पे वैक्सीन। बस उनको पंजीयन कराना होता है आयुष्मान से, उसके बाद हम लगा देते हैं। आवारा कुत्तों की नसबंदी सहित आक्रामक पालतू कुत्ते बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। जरूरत है इस ओर नगर निगम अधिकारियों को ध्यान देने की, ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हाल बेहाल है। यहाँ लगी करोड़ों की मशीनें खराब हो सकती हैं। 15 करोड़ 60 लाख से की लागत से बनाए गए MRI कक्ष में अब पानी टपक रहा है, जिसे डस्टबिन लगाकर जमीन में बहने से रोका जा रहा है। सिम्स में अगर MRI के लिए नया कक्ष बनाया जाता तो परेशानी नहीं होती। SCCL ने सिम्स में मशीन लगाने के लिए 15 करोड़ 60 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नए निर्माण न कराकर सिम्स प्रबंधन ने पुराने कमरे ही रिपेयरिंग करा दिया।
और बाहर से टाइल्स लगाकर उसे चमका दिया। यहाँ की छतों की ऊंचाई कम होने के कारण मशीनें ठीक से फिट नहीं हो पाई। एसी के इन्हीं आउटडोर पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण फॉल सीलिंग से पानी टपक रहा है, जिसके कारण मशीनों में पानी जाने के चलते इनके खराब होने की आशंका बनी हुई है। सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन यहाँ स्थापित है, जिसके आए दिन बिगड़े होने की जानकारी दी जाती है। इसके कारण यहाँ आने वाले मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि कई बार इसे लेकर पत्राचार किया गया है, मगर ना तो प्रबंधन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही मेंटेनेंस के लिए कंपनी के इंजीनियर आ रहे हैं। पत्राचार तो बहुत बार किया गया और ये जो है कंपनी के द्वारा लगाया गया है, टर्न की प्रोजेक्ट जो इनका था उसके तहत यहाँ लगाया गया है फॉल सीलिंग और दूसरे जो चीज़ें उन लोगों ने करी हैं यहाँ पे, तो उसके तहत इसका मेंटेनेंस होना चाहिए कंपनी की तरफ से। लेकिन फिर भी ये प्रबंधन को भी देखना रहता है कि यहाँ फॉल सीलिंग से सीपेज से बार बार पानी गिर रहा है वेटिंग हॉल में, जिसके लिए हमने कई बार लिखा है कि इसको सुधारा जाए। इस संबंध में प्रबंधन देख रहा है। सिम्स के कर्मचारी छत के नीचे कचरा रखने वाले डस्टबिन को रखते हैं ताकि पानी उसमें ही गिरे, लेकिन छत से एक जगह ही नहीं कई जगह से पानी टपक रहा है, जिसके कारण वेटिंग एरिया के साथ ही मशीन तक भी पानी पहुंच रहा है, जिसकी ओर सिम्स प्रबंधन का ध्यान नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सकरी से बहतराई मार्ग सुधारने की मांग की गई है। करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह खराब हो गई है। ज्ञापन में कहा गया है औषधालय, शासकीय स्कूल और धान खरीदी केंद्र के लिए बड़ी संख्या में लोग आना जाना करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। सड़क सुधार की मांग काफी समय से की जा रही है। इधर जब सड़क पूरी तरह उखड़ गई तब जाकर बहतराई मुख्य मार्ग के नवीनीकरण की स्वीकृति मिली है। बहतराई से परसाही WBM सड़क सुधार पर 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। रायगढ़ की एक ठेका कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। बहतराई स्टेडियम चौक से बिजोर होते हुए परसाही तक 6.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क तैयार करने रायगढ़ की एक ठेका कंपनी को 6 महीने का समय दिया है। 5-7 सालों में सड़क मरम्मत के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया, जिससे ये पूरी तरह से उखड़ गई। गौरतलब है कि इस सड़क से होकर स्कूली बच्चों 4 गांव के हजारों लोगों का आना जाना होता है। इसकी दुर्दशा के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफी अरसे से सड़क मरम्मत की मांग उठ रही थी। सड़क विगत 6 महीने से ज़्यादा खराब हो गया था। वैसे तो खराब पहले से था, लगभग साल भर से, लेकिन महत्वपूर्ण इस वजह से है कि शहर के सभी VIP लोगों को आना जाना लगा रहता है, गांव से आम नागरिकों को आना जाना लगा रहता है। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण था सड़क। नवीनीकरण के बाद 5 साल ठेका कंपनी को सड़क की देखरेख करना होगा। उसे संधारण राशि करीब 18 लाख रुपए अलग से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शासन ने बहतराई से परसाही के अलावा बिलासपुर जिले के 8 और सड़कों की मरम्मत और संधारण की स्वीकृति दी है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गर्मी के मौसम में रेलवे क्षेत्र में शहर की अपेक्षा लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहता है। ठीक इसके विपरीत ठंड के सीजन में भी शहर से ज्यादा रेलवे क्षेत्र में ठंड पड़ती है। इसके पीछे कारण है क्षेत्र में घनी हरियाली का होना। अभी अच्छी तरह से ठंड शुरू भी नहीं हुई है कि रेलवे क्षेत्र में अलाव जलाना शुरू कर दिया गया है। जगह जगह अलाव जलाकर लोग अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नगर निगम को अलाव की व्यवस्था के लिए नींद से जगाने में अभी वक्त लगेगा। निगम प्रशासन को चाहिए कि समय रहते स्थलों का चयन कर लिया जाए और उसके लिए लकड़ी या कंडों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए, ताकि जैसे ही ठंड बढ़ने लगे तो लोगों को इससे राहत दिलाई जा सके। हम लोग रेलवे स्टेशन के पास साईं मंदिर के बगल में एक ठंडी का मौसम आ गया है, इस कारण से आग का आनंद ले रहे हैं। तहसील कार्यालय में नामांतरण के कार्य में तेजी लाने तहसीलदार ने अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दिसंबर महीने तक ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्रकरण का निराकरण करने की बात तहसीलदार अतुल वैष्णव ने कही है।
राजस्व अधिकारियों के वीआईपी ड्यूटी और मौका मुआयना सहित उच्च न्यायालय में पेशी के कारण कई राजस्व प्रकरण की सुनवाई में विलंब होता है, जिसके कारण पेंडेंसी बढ़ जाती है। तहसीलदार के अनुसार तय सीमा के भीतर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। तो तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार का जो कोर्ट है बिलासपुर में, उस पर केसेस रोज़ लगते हैं, रोज़ सुनवाई होती है और सभी पीठासीन अधिकारियों का ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक जो निराकरण है विधिवत सम्मत तरीके से किए जाएं और वही कोशिश जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि पेंडेंसी बिल्कुल ना रहे और विधि सम्मत तरीके से न्यायालय पे जो भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं संपादित की जाए, निष्पादित की जाए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आमदनी प्रमाण पत्र सभी समय सीमा पर जारी हो रहे हैं। वर्तमान में समय सीमा के बाहर कोई भी प्रकरण आवेदन हमारे पास नहीं है, सभी आवेदन समय सीमा पर जारी किए जाते हैं। रेलवे में समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले अफसर और कर्मचारियों की अब खैर नहीं। लेट लतीफी पर सीधे चेंबर में ताला जड़ दिया जाएगा। बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम प्रवीण पांडे ने बुधवार को कुछ इसी तरह की चेतावनी दी। दरअसल डीआरएम रोज की तरह सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंच गए। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि सीनियर डीसीएम, एसीएम समेत कुछ अन्य अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने अफसरों के चेंबर में ताला लगाने का आदेश दे दिया, लेकिन बाद में एक मौका देते हुए उन्हें समझाइश दी। अब अफसर पहुंचे तो डीआरएम ने स्पष्ट कर दिया कि कार्यालयीन समय पर नहीं पहुंचेंगे तो चेंबर में ताला लगा दिया जाएगा। ये नियम अफसरों के अलावा कर्मचारियों पर भी लागू होता है। बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम इन दिनों अलग अलग जगहों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जोनल स्टेशन में पार्किंग व्यवस्थित नहीं थी, जिस पर स्टेशन के जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा निर्माण कार्यों की धीमी गति और अन्य कमियों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित विभाग और ठेकेदार को कार्य जल्दी पूरा करने कहा। साथ ही स्टेशन में निर्माण कार्य की गति तेज करने और यात्रियों को धूल मिट्टी से परेशानी न हो, इसका ख्याल रखने के निर्देश दिए। स्टेशन के अंदर और बाहर रखे मलबे को जल्दी यहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऋचा ने कहा, मुख्यमंत्री को हुआ जोगेरिया। आवारा कुत्तों से जख्मी मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी। रोजाना 70 से अधिक मरीज पहुंच रहे सिम्स। ठंड ने असर दिखाना किया शुरू। रेलवे क्षेत्र में जलने लगा अलाव। और कानन में जल्दी शुरू किया जाएगा बटरफ्लाई पार्क। 500 से अधिक प्रजातियों के फूल हो रहे तैयार। तो ये थी हेडलाइंस एक बार फिर से। कानन पेंडारी जू में जल्दी ही पर्यटकों को तरह तरह की तितलियां उड़ती नजर आएंगी। जू प्रबंधन ने 2.5 एकड़ में बटरफ्लाई पार्क तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। खाली जगह को बगिया का स्वरूप देकर ऐसे फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं जिसमें तितलियां आकर्षित होकर यहां मंडराएंगी। कानन पेंडारी जू के लेआउट में बटरफ्लाई पार्क भी शामिल हो गया है। जिस जगह को चिन्हित किया गया है, दरअसल वह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा चयनित है। प्रबंधन ने पार्क के निर्माण के लिए जू के पीछे के हिस्से का चयन करना बताया था। वहीं प्राधिकरण ने बटरफ्लाई पार्क को जू के लिए खास होना बताकर आगे के हिस्से में निर्माण के निर्देश दिए थे। बटरफ्लाई पार्क तैयार करने के लिए फूलों की बगिया बनाई जा रही है। अलग अलग प्रजाति के 500 से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। जू प्रबंधन का मानना है कि पौधों में खिले फूलों में तितलियां आकर बैठेंगी, जिन्हें पर्यटक आसानी से देख सकेंगे। अभी भी कानन में 10 से 15 प्रजातियों की तितलियां हैं, लेकिन एक संरक्षित ठिकाना के अभाव में पर्यटक उन्हें देख नहीं पाते। कभी कभार पर्यटकों को नजर आ जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कानन प्रबंधन उनकी खुशियां दोगुनी करने वाला है। एक छोटा हमारे पास ये गार्डन था, उसमें हम बटरफ्लाई गार्डन बना रहे हैं, जिस पर बहुत अच्छा रिजल्ट अभी आने लगा है। हमारे पास कम से कम 15 से 20 वैरायटी के बटरफ्लाई हैं और हमने उसको 8 भाग में बांटा हुआ है। और हम चाहते हैं कि लोग उस पर अपना पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके उस पर बटरफ्लाई को जिस प्रकार अन्य जानवरों को गोद लेते हैं उस प्रकार उसको भी बटरफ्लाई को गोद लें। इस पहल में हमारे पास 4 पार्टिसिपेट आ गए हैं जो गोद लेने को तैयार हैं हमारे पास। बस हमारा बटरफ्लाई शुरू हो जाएगा, गार्डन तैयार हो जाएगा, उसके बाद उनके बोर्ड लगा देंगे गोद लेने वालों का नाम लेके
और कोई आना चाहे तो उसको हम साधारण निमंत्रण देते हैं। कानन पेंडारी जू में जिस जगह फूलों की बगिया विकसित की जा रही हैं, वहां तितलियों के दीदार के लिए पर्यटकों को घूमने की अनुमति भी दी जाएगी। जू अधीक्षक संजय लूथर का कहना है कि बटरफ्लाई पार्क बनाने का मुख्य 2 उद्देश्य है, एक तितलियों को संरक्षण और दूसरा पर्यटकों को जू में नई सौगात है, जहां सैर पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ठंड का एहसास होने लगा है, इससे प्राणियों को बचाने के लिए कानन पेंडारी जू प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि एकाएक ठंड बढ़े तो जू के जो वन्य प्राणी हैं उन पर इसका प्रभाव न पड़े। ठंड के आते ही वन्य जीवों की देखरेख बढ़ा दी गई है। वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए प्रबंधन कई तरह के प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सांप व पक्षियों के केज में 100 वोल्ट के बल्ब लगाए जा रहे हैं। वहीं चीतल समेत खुले केज में रहने वाले अन्य प्राणियों के केज पर पैरे की शेड वाली छावनी बनाई गई है। अभी ठंड कम पड़ रही है, इसलिए बारहसिंगा, नीलगाय समेत कई वन्य प्राणियों पर ज्यादा असर दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके केज चारों तरफ से खुले हैं, जिसके कारण रात में ठंडी हवा से वे प्रभावित होते हैं। इसे देखते हुए और उन्हें ठंड से बचाने के लिए पिछले साल केज में नए शेड लगाए गए थे। अब इनकी मरम्मत कर ऊपर पैरा डाला गया है। इसके अलावा पीछे व आजू बाजू में बांस से बने टटरे भी लगाए गए हैं। जमीन पर भी पैरों का बिछौना बनाया गया है, जिससे ठंड से वन्य प्राणियों का हाल बेहाल ना हो। पक्षी और सांप भी संवेदनशील होते हैं, इसलिए यहाँ भी घेराबंदी करने की बजाय 100 वोल्ट के बल्ब लगाने का कार्य चल रहा है। बाघ, लायन व भालू केज में बोरे व प्लाईवुड का घेरा लगाया गया है। शाकाहारियों के लिए हम लोगों ने पैरे की व्यवस्था की है, जिससे पैरे के कारण उनको गर्माहट रहे, और आवश्यकता अनुसार उनको ग्रीन नेट भी देंगे कि जो शेल्टर में बैठ जाएं वो। और मांसाहारियों के लिए हमने उनके केज में प्लाई की व्यवस्था की ताकि ठंडी हवा उनके पास मत जा पाए, और केजों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किए हैं ताकि धूप आ जाए उनके पास। और बाकी दूसरे जानवरों के लिए भी वही प्लाई व्यवस्था है हमारी, और पर्दे लगाकर कोशिश की जा रही है कि उनको डायरेक्ट ठंडी हवा ना मिले। पक्षियों के लिए और पक्षियों में उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उनकी केज को भी हम लोगों ने घेरा है चारों तरफ से ग्रीन नेट से, और आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन से भी घेर रहे हैं। मालूम हो कि इन्हें जू बंद होने के बाद खुले केज से अंदर के केज में लाया जाता है। रात इसी केज में कटती है। सुबह जू खुलने से इस केज का गेट खोल दिया जाता है। कानन पेंडारी जू बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यही वजह है कि पर्यटकों को केवल पका हुआ भोजन लेकर आने की अनुमति है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा जारी हेल्पलाइन से प्राप्त सभी मामलों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए यात्रियों को हर संभव सहायता दी जा रही है। इस व्यवस्था से यात्री राहत महसूस कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मोबाइल, गहने से लेकर कीमती सामान चोरों के हाथ लगने से पहले सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर यात्रियों को आरपीएफ लौटा देता है। इस सुविधा को और भी बेहतर करने की योजना है। इसके अलावा आरपीएफ द्वारा अभियान चलाकर यात्रियों को रेल मदद के बारे में बताया जा रहा है। इसमें आपराधिक गतिविधियों की जानकारी भी यात्री दे सकते हैं। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही के बाद यहां फिर से जमीन मालिक सक्रिय हो गए हैं। बहतराई में पिछले दिनों खसरा नंबर 244/4 के 50 टुकड़े अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में नगर निगम की टीम ने पहुंचकर कार्यवाही की थी। अब यहां फिर से खोदी गई सड़क को भरकर जमीन मालिक बिक्री करने की तैयारी कर रहे हैं। शासकीय स्कूल के सामने बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग जारी है। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर पंजाब में मार्केटिंग का काम दिलाने का झांसा देने वाले मस्तूरी लिमतरा निवासी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजीव राठौर के खिलाफ धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग के अपहरण का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और कवर्धा जिले के पंडरिया से
आरोपी शिवराज नागर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवनी नारायण निवासी योगेश खोटे को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जेल में बंद हत्या के आरोपी को छुड़ाने के नाम पर उसकी पत्नी से 1,86,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। प्रार्थी प्रियंका सोनी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ये कार्यवाही की है। मंगला निवासी अनिलेश मिश्रा बीते 10 नवंबर से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर नेहरू चौक में आंदोलन कर रहे हैं। उसकी मांग है कि सिटी बस डिपो में खड़ी बसों का संचालन तत्काल शुरू किया जाए। वहीं मंगला दीनदयाल कॉलोनी में बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत हो। ध्यान आकृष्ट कराने आंदोलनकारी अनिलेश ने गांधीगिरी का सहारा लिया है। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर मांग जल्दी पूरा कराने जिला प्रशासन से वो अपील कर रहा है। वाकई में ठंड बढ़ रही है, आप अपना ख्याल रखें। नाक कान गले को हमेशा ढक कर रखें, खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग। इसके साथ ही मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।